शंभू शंकर बंधुओं, मैं अनंतनादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच और रहस्यों से भरी दुनिया में। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे तारा के अंदर जो आत्मा आई वो एक केश पिशाचिनी बनी। इस भाग में हम इस कहानी का वास्तविक घटना से जुड़ाव जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे थे। फ्लैट नंबर 302 में सन्नाटा था, लेकिन यह शांति नहीं थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। दीक्षित काकी फर्श पर बेहोश पड़ी थी और तारा अब सोफे पर नहीं, वह डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी थी, बल्कि एक अजीब अमानवीय मुद्रा में बैठी थी, जैसे कोई जानवर शिकार पर जाने से पहले अपने पंजों के बल बैठता है। उसके बाल पूरे कमरे में फैले हुए थे। वे केवल ज़मीन पर नहीं थे, वे दीवारों पर, सीलिंग फैन पर और पर्दों पर किसी मकड़ी के जाले की तरह चिपके हुए थे। तारा की आंखों में अब तारा नहीं थी, वह कामिनी थी। वह अपने नए शरीर को परख रही थी। वह अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी, अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमा रही थी। कड़क कड़क हड्डियों के झटकने की आवाज़ें आ रही थी। उसने टेबल पर रखा तारा का स्मार्टफोन उठाया। उसे चलाना नहीं आता था, लेकिन तारा की यादें अब उसकी थी। उसने फिंगरप्रिंट से लॉक खोला, उसने इंटरनेट खोला और सर्च बार में कुछ टाइप किया। सोचा, तारा की उंगलियां अपने आप चलने लगी। उसने एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट खोली। जुलाई 2017। हेडलाइन, चोटी कटवा का आतंक। उत्तर भारत में सैकड़ों महिलाओं के बाल रहस्यमय तरीके से कटे। तारा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान जल गई। वह जोर से हंसी। उसकी हंसी में एक खनक थी जो कानों में चुभती थी। मूर्ख लोग, इन्होंने इसे कीड़ा कहा, इन्होंने इसे मास हिस्टीरिया कहा, मनोवैज्ञानिक बीमारी कहा। वह न्यूज़ की तस्वीर वो स्वाइप करने लगी। कटी हुई चोटियाँ, बेहोश औरतें और डरे हुए गाँव वाले। उन्हें क्या पता था, वह तो सिर्फ मेरी कोशिश थी। कामिनी ने अंधेरे में कमरे में खुद से बात की। 2017 में मैं कमज़ोर थी। बरगद के पेट से बाहर निकलने की ताकत नहीं थी मुझमें, इसलिए मैंने अपनी छाया भेजी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मेरी छायाएं हर जगह गईं। मुझे ऊर्जा चाहिए थी। मुझे जीवित होने के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए थी, जो तुम्हारे बालों में बसती है। उसने अपनी एक लंबी लटको उठाया और उसे सूंघा। हज़ारों औरतों की चोटियाँ काटी मैंने, उनकी घबराहट, उनका डर, उनके बालों की ऊर्जा, वह सब मैंने पिया, बूंद बूंद करके, साल दर साल, ताकि मैं इतनी ताकतवर हो सकूं कि एक दिन किसी पूरे शरीर पर कब्जा कर सकूं। उसने फ़ोन को टेबल पर पटक दिया। स्क्रीन चकनाचूर हो गई और आज 2026 में वह दिन आ गया। तारा, तो मेरा सबसे बेहतरीन शिकार है। तेरी ऊर्जा ने मुझे पूर्ण कर दिया। दीक्षित काकी के फ्लैट से गिरने और चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक गई। चौकीदार राम सिंह ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और कुछ पड़ोसी जो हिम्मत वाले थे फ्लैट के दरवाजे पर जमा हुए। दीक्षित जी सब ठीक है? पड़ोसी शर्मा जी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। अंदर कोई नाच रहा है। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से पूछा, दीक्षित जी के घर में? तभी दरवाजे के नीचे की दरार से कुछ काला बाहर निकला। ये धुआं नहीं था, ये बाल थे, पतले काले। वे सांप की तरह रेंगते हुए शर्मा जी की पैरों की तरफ बढ़े। ये क्या है? शर्मा जी पीछे हटे। तभी पुलिस आ गई। सब इंस्पेक्टर राठौर और दो हवलदार। हटो हटो, राठौर ने भीड़ हटाई। दरवाजा तोड़ा। हवलदार ने कंधे से धक्का मारा। एक बार, दो बार, तीसरी बार में कुंडी टूट गई और दरवाजा धड़ाम से खुला। जो दृश्य सामने था उसे देखकर राठौर के भी पसीने छूट गए। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन सड़क की स्ट्रीट लाइट बालकनी से अंदर आ रही थी। दीक्षित काकी एक कोने में पड़ी थी और कमरे के बीचों बीच तारा हवा में थी। जी हाँ, हवा में। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। वह किसी जादू से नहीं उड़ रही थी, वह अपने बालों के सहारे लटकी हुई थी। उसके बाल छत के हुक से लिपटे हुए थे और उसे कठपुतली की तरह लटकाए हुए थे। तारा का सर नीचे झुका हुआ था, उसके हाथ ढीले लटक रहे थे। मैडम, राठौर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। नीचे उतरिए। तारा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा उल्टा था क्योंकि वह लटकी हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान सीधी थी, भयानक रूप छोड़ी। पुलिस, उसने कहा। ठाकुर साहब के सिपाही? ठाकुर कौन? मैं से राठौर हूँ। राठौर चिल्लाया, नीचे आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। तारा हंसी। गोली? मुझे? अचानक उसके बाल जो छत से लिपटे हुए थे खुल गए। वह गिरी नहीं, वह बिल्ली की तरह अपने पैरों पर लैंड हुई, इतनी सफाई से कि कोई आवाज़ नहीं आई। और फिर उसने हमला किया। उसके बाल जो अब 15 फीट के दायरे में फैल चुके थे, चाबुक की तरह अब लहराए। एक लट ने राठौर की कलाई पर वार किया। सटाक! राठौर की रिवॉल्वर दूर जाई। उसकी कलाई पर गहरा लाल निशान पड़ गया, जैसे किसी ने लोहे के तार से मारा हो। हवलदार आगे बढ़े, लेकिन बालों ने उन्हें जकड़ लिया। बालों के गुच्छे उनके गले और पैरों में लिपट गए। उन्हें हवा में उठा लिया। छोड़ो, बचाओ, वे चिल्लाए। तारा बीच में खड़ी थी, एक नर्तकी की मुद्रा में। वह अपने हाथों से नहीं, अपने बालों से लड़ रही थी। देखो मेरा नृत्य और देखो मेरी ताकत, वह चिल्लाई। 2017 में मैंने सिर्फ बाल काटे थे, आज कटेंगी तुम्हारी गर्दनें। राठौर ने अपनी हिम्मत जुटाई। वह रेंगते हुए अपनी बंदूक की तरफ बढ़ा। उसने बंदूक उठाई और तारा के पैर पर निशाना लगाया।
गोली चली, लेकिन गोली तारा को नहीं लगी। तारा के बालों का एक गुच्छा बिजली की तेजी से सामने आया और गोली को हवा में ही रोक लिया। धातु की गोली बालों के उस गुच्छे में उलझ कर रह गई। बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। तारा ने राठौर की तरफ देखा। लोहा? मुझे लोहे से मारने आए हो? जिस जंजीर से मैं मरी थी वह भी लोहे की थी। अब लोहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बालों ने राठौर को पीछे कर लिया। तीनों पुलिस वाले अब हवा में लटक रहे थे। उनका दम घुट रहा था। पड़ोसी चीखते हुए भाग रहे थे। तारा ने राठौर के चेहरे के पास अपना चेहरा लाया। जाओ, अपने राजा से कहो कामिनी वापस आ गई है और इस बार उसे पूरा शहर चाहिए। उसने एक झटका दिया और तीनों पुलिस वाले दरवाजे से बाहर कॉरिडोर में जाकर गिरे। दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर से कुंडी लगने की आवाज़ आई और फिर से वही घुंघरू की आवाज़ शुरू हो गई। एक धीमा लयबद्ध संगीत जो मौत के उत्सव जैसा लग रहा था। कॉरिडोर में पड़े राठौर ने अपनी सांसें दुरुस्त की। उसकी गर्दन पर काले निशान थे। उसने अपने वॉकी टॉकी पर कांपते हाथों से कहा, कंट्रोल कंट्रोल, हमें बैकअप चाहिए और एम्बुलेंस, किसी पुजारी को भेजो, यहाँ जो है वह इंसान नहीं है। पुलिस वाला डर के मारे ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जख्मी, एक बिल्कुल अधमृत अवस्था में। यहाँ पर हमारी कहानी का यह भाग समाप्त होता है बंधुओं। फिर मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए शंभो शंकर।